नमस्कार नमस्कार। वनवासी कल्याण आश्रम के अपने कार्य की वृद्धि के लिए हम समय समय पर कई प्रकार के प्रयोग करते हैं। बैठकों में कार्यकर्ता एकत्रित आकर विचार विमर्श करते हैं। कार्यक्रमों का प्रकल्पों का आयोजन करते हैं। सामूहिक रूप में योजना का क्रियान्वयन होता है। कई प्रकार के प्रयोग अपने कल्याण आश्रम के कार्य को आगे ले जाने के लिए स्थान स्थान पर कार्यकर्ता करते ही रहते हैं। ऐसे ही राजस्थान प्रदेश में जो कार्य आगे बढ़ा उसके लिए किस किस प्रकार के प्रयोग हुए, कार्यकर्ता ने कैसे प्रयास किए, वनवासी कल्याण आश्रम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है तो राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद में यह अपना कार्य कैसे बढ़ा, इस हेतु अपनी बात कहने के लिए हमारे बीच में आज उपस्थित है माननीय भगवान सहाय जी। भगवान जी वैसे राजस्थान से है, वर्तमान में उनके पास उत्तर क्षेत्र के क्षेत्र संगठन मंत्री का दायित्व होने के कारण उनका केंद्र दिल्ली है, परंतु वर्षों तक आपने राजस्थान में संगठन मंत्री के नाते कार्य किया है। साथ में आजकल देश भर में जो नगरीय कार्य चल रहा है, इस नगरीय कार्य का भी मार्गदर्शन करने हेतु अखिल भारतीय सहनगरीय कार्य प्रमुख के रूप में भी माननीय भगवान जी कार्यरत है। तो हम एक अपनी महिला कार्यकर्ता जो स्वयं राजस्थान से है उसका गीत होने के पश्चात भगवान जी के द्वारा राजस्थान में हुए वनवासी कल्याण आश्रम के कार्य वृद्धि के विविध प्रयोग, इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। वनवासी का संगठन कर, ध्येय मार्ग पर चलते, भरत भूमि के साधक है हम, कार्य साधना करते हम सब, शक्ति अर्चना करते। वनवासी का संगठन कर, सर्वांगीण विकसित वनवासी लक्ष्य रखा है हमने, प्रकल्प उपक्रम कार्यक्रम ये साध्य नहीं साधन है, सही दिशा में समूह गति से, सही दिशा में समूह गति से आगे अब बढ़ना है। भरत भूमि के साधक है हम, कार्य साधना करते हम सब, शक्ति अर्चना करते। वनवासी का संगठन कर, पूर्वांचल है बस्तर है या रेवा तट के वन है, ध्येय परीक्षा उनकी होती जो इस पथ चलते, सत्याग्रही अनथक यात्री, सत्य
भरत भूमि के साधक है हम, कार्य साधना करते हम सब, शक्ति अर्चना करते। वनवासी का संगठन कर, भीष्म प्रतिज्ञा भीम पराक्रम, हम ध्रुव सम है अविचल। कार्य शरण हनुमान सरीखे, भक्त बने सबरी सब। हम गुण ग्राहक हम परिव्राजक, हम गुण ग्राहक हम परिव्राजक, कार्य हमें करना है। भरत भूमि के साधक है हम, कार्य साधना करते हम सब, शक्ति अर्चना करते। वनवासी का संगठन कर। आज के इस विशेष वार्ता सत्र में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के ध्येय वाक्य तू मैं एक रक्त के बैनर तले आयोजित इस व्याख्यानमाला में आज हम राजस्थान में कार्य वृद्धि के निमित्त हुए प्रयासों के बारे में जानेंगे। राजस्थान का दक्षिणी भूभाग मेवाड़, मेवाड़ का नाम आते ही हमें याद आते हैं शौर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति महाराणा प्रताप। हमें याद आते हैं सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर का चित्तौड़गढ़, चंदन का बलिदान, मां पन्नाधाय की त्यागमयी इतिहास गाथा। भक्ति रस में सरोवर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसे समर्पण के गीत गाती हुई मीराबाई। मित्रों, राजस्थान का यह दक्षिणी भूभाग वनवासी बाहुल्य है। एक तरफ शौर्य भूमि मेवाड़ में राणा पूंजा भील के नेतृत्व में संपूर्ण वनवासी समाज ने महाराणा प्रताप को सैन्य बल प्रदान किया। दूसरी तरफ जो बागड़ का क्षेत्र है, वहां पूज्य गोविंद गुरु महाराज के प्रेरणा से वनवासी समाज जागृत हुआ, संगठित हुआ और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को समर्पित किया। देश स्वतंत्र हुआ। उधर 1952 में पूज्य बाला साहब देशपांडे जी ने जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास का संकल्प लेकर एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित की। 26 दिसंबर 1952 जशपुर की वह पावन धरती, वह दीप ज्योति वहां से अनंत होकर देश के कोने कोने में व्याप्त हो गई। 25 अगस्त 1978 को राजस्थान के उदयपुर जिले के कोटड़ा में एक ज्योतिपुंज प्रकट हुआ, जिसका नाम रखा राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद। छात्रावास, विद्यालय, संस्कार केंद्र जैसे शिक्षा के अनेक प्रकल्प प्रारंभ हो गए। अज्ञान का अंधकार दूर होने लगा। साक्षरता का प्रतिशत, उसका प्रमाण ये बढ़ने लगा। परंपरा से भक्तिमय समाज भजन मंडलियों के माध्यम से श्रद्धा और विश्वास को पक्का करने लगा। चिकित्सीय सेवाओं के साथ साथ आर्थिक उन्नयन एवं ग्राम विकास के कार्य भी प्रारंभ हो गए। मेरा सौभाग्य रहा कि 2002 से लेकर 2013 के बीच प्रांत संगठन मंत्री के रूप में और 2013 से लेकर आज तक क्षेत्र संगठन मंत्री के रूप में
प्रत्यक्ष कार्य करने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। अनेक जीवनव्रती पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं की टोली, अनुभवी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गृहस्थ कार्यकर्ता, उनके सतत परिश्रम और समर्पण की भाव भूमिका पर अनेक प्रकार के प्रयत्न, प्रयास और प्रयोग हुए, जिससे राजस्थान के कार्य को वृद्धि मिली, राजस्थान के कार्य को गति मिली। सर्वप्रथम मैं छात्र और छात्रावास यहां से प्रारंभ करना चाहूंगा। जनजाति बालकों के अंतर्निहित गुणों को विकसित करने के लिए, उनको तराश कर उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए छात्रावास में विद्या अध्ययन करने वाले बालकों के 5 दिवसीय संस्कार शिविरों का, व्यक्तित्व विकास शिविरों का आयोजन किया गया। विविध प्रकार के कार्यक्रम, गीत, कहानियां, परिचर्चा, संवाद, प्रश्नोत्तरी, नाटक, ऐसी विधाओं के माध्यम से उनके बौद्धिक विकास को आगे बढ़ाने का प्रयत्न हुआ। 5 दिन तक बालक एक साथ रहते, विभिन्न विधाओं का अध्ययन करते, और जब समापन का अवसर आता तो जिस नगर में ये कार्यक्रम होता है उस नगर में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होता है। इन्हीं बालकों के द्वारा सुंदर प्रस्तुतियां और जो कुछ 5 दिन में सीखा है उसको मंच से प्रस्तुत करते, नगर के लोग देखकर एक सुखद आश्चर्य करते। सुदूर गांव से आए हुए ये बालक अपने नाम को बताने में भी जो संकोच करते हैं, ऐसे बालक इतनी सुंदर प्रस्तुतियों के साथ आज हमारे बीच में हैं। इस प्रकार का एक आनंद सबको होता, आपस में मेलजोल बढ़ता, आत्मविश्वास बढ़ा और बालकों के अंदर एक उत्साह और एक उमंग का वातावरण निर्माण हुआ। 2008 में कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक छात्रावास हो, इस प्रकार का विचार मन में आया। चुनौती बड़ी थी। कॉलेज विद्यार्थियों को अनुशासनबद्ध संस्कारक्षम दिनचर्या में ढालना है, साधारण काम नहीं है। अनेक लोगों ने हतोत्साहित भी किया, किंतु इस चुनौती को हमने स्वीकार किया और पूज्य रमेश भाई ओझा और श्रद्धेय जगदेवराम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में इस छात्रावास का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हो गया। छात्रावास प्रारंभ हो गया। पहले ही वर्ष से हमने वार्षिक उत्सव की योजना की। उदयपुर महानगर की युवा समिति, महिला समिति और ये सुदूर जंगल पहाड़ों से आए हुए युवा कॉलेज विद्यार्थी सब मिलकर एक विषय वस्तु पर नाटिका का अभ्यास करने लगे। 1 महीने तक साथ मिलकर अभ्यास करते, उसके कारण से सबके अंदर एक अपनापन, आत्मीयता, सब एक रस हो जाते। और जब नियत तिथि पर यहाँ के प्रसिद्ध ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होता तो वह संभ्रांत नागरिकों से खचाखच भरा होता था और उनकी उन सुंदर प्रस्तुतियों को देखकर सबके मन को आनंद लगता था। यह प्रतिवर्ष का एक क्रम बन गया और छात्रावास के वार्षिकोत्सव के कारण बालकों के मन में भी एक आत्मविश्वास और एक शहरवासी, नगरवासी, हम सब भारतवासी इस समरसता के साथ अपने व्यक्तित्व के विकास को निखारने का प्रयत्न चलता रहा। कॉलेज में पढ़ने वाले इन विद्यार्थियों को वनवासी कल्याणाश्रम का विस्तृत परिचय हो, ग्रामांचल में वनवासी कल्याणाश्रम किस प्रकार के छोटे छोटे प्रकल्पों के माध्यम से जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना लेकर कार्य में संलग्न है, इसकी एक अनुभूति उनको प्रत्यक्ष हो। इस दृष्टि से प्रकल्प दर्शन कार्यक्रम यह हमने करना प्रारंभ किया। बस के
अंदर जाते, देशभक्ति के गीत गाते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए जाते और सुदूर पहाड़ के अंदर, जंगल के अंदर जाकर देखते किसी पेड़ के नीचे एक एकल विद्यालय चल रहा है। एक 30-35 विद्यार्थी वहां विद्या अध्ययन कर रहे हैं, गिनती पहाड़ा सीख रहे हैं, देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, संस्कृत के श्लोक बोलकर प्रार्थना कर रहे हैं। इनको भी बड़ा आनंद लगता। और थोड़ा आगे चलते तो देखते किसी एक वनवासी टापरे के अंदर एक बाल संस्कार केंद्र के रूप में 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थी बैठकर पढ़ रहे हैं और वे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, इस प्रकार के गीत बोल रहे हैं। एक वनवासी परिवार के अंदर एक युवक है, बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं होगा, किंतु एक 5-7 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद उसके पास एक आरोग्य पेटी है, एक 15-16 प्रकार की दवाइयां हैं। उसके गांव में कोई भी बीमार हुआ तो यह आरोग्य रक्षक उनको दवा देता है, उनकी सेवा और चिकित्सा करता है। छात्रावास में गए, जैसा हमारा छात्रावास है ऐसा 6ठी से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक छोटे कस्बे में छात्रावास चल रहा है। कॉलेज विद्यार्थियों के माध्यम से महीने में एक बार मैत्री मिलन केंद्र प्रारंभ किया। अनेक वनवासी विद्यार्थी अपना स्वयं का कमरा लेकर के रहते हैं, अथवा किसी प्राइवेट छात्रावास में रहते हैं, अथवा किसी सरकारी छात्रावास में रहते हैं। उनसे संपर्क करना, उनसे दोस्ती करना, मैत्री करना, महीने में एक बार उनको एकत्र करना और एक मैत्री मिलन, मासिक मिलन के रूप में उनके बीच में चर्चा संवाद करना। हम अपने जीवन को विकसित करते हुए हम देश और समाज के भले के लिए कुछ करें, इस दृष्टि से कुछ नए सीखने की और समझने की बातें हो सकती है। महापुरुषों के जीवन पर चर्चा संवाद हो सकता है। ऐसे अनेक प्रकार के विषय लेकर यह मासिक मिलन के कार्यक्रम चलते। वर्ष में एक बार उस मासिक मिलन में आए हुए विद्यार्थियों के माध्यम से और इस कॉलेज विद्यार्थी छात्रावास के माध्यम से एक बड़ा जनजातीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन का आयोजन होता। 500-700 ऐसे विद्यार्थी आते। उनके बीच में कोई न कोई प्रबुद्ध जन आकर के अपना विचार रखता। एक बार जब इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ तो इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर राजमल जी जैन हमारे बीच में आए और उन्होंने बच्चों के साथ वार्तालाप किया, मोबाइल की निर्मिति के बारे में बताया। अनेक बालकों ने उत्सुकता से उसे जाना, सुना और बाद में प्रश्नोत्तरी भी हुई। अनेक बालकों के मन में एक ऐसा विचार हो गया कि शायद इसरो के वैज्ञानिक को इतने नजदीकी से सुनना, उसको देखना का अवसर हमारे जीवन में आता या नहीं आता, किंतु इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से आज बड़े वैज्ञानिक को हमने नजदीकी से सुना है। अच्छा लगा। नववर्ष की पूर्व संध्या पर माँ पिताजी दोनों को छात्रावास में बुलाते। रात्रि के समय भोजन के उपरांत उनसे बैठकर घर परिवार की आपस की आत्मीय चर्चाएं होती। वो भी वनवासी कल्याण के कार्यों के बारे में जानकारी लेते और फिर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ, पिताजी और बालक तीनों यज्ञ वेदी पर बैठते। इस आने वाले वर्ष में सबकी सुख समृद्धि से भरपूर यह वर्ष हो, इस मंगल कामना के साथ यज्ञ हवन होता, उसकी पूर्णाहुति होती। और आज भारतीय नववर्ष का पहला दिन है। आज के दिन का महत्व क्या है? हम आज के दिन एक नवीन संकल्प के साथ फिर से इस नए वर्ष की जीवन यात्रा को प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार का उत्साह लेकर के जाते। बालक
अपने माँ और पिताजी की चरण वंदना करता, आशीर्वाद लेता और सब लोग साथ में भोजन करके वहां से प्रस्थान करते। विद्यालय और छात्रावासों की प्रार्थना सभाओं में हमने भगवत गीता के श्लोक प्रारंभ किए, रामायण की चौपाइयां प्रारंभ की। इन सब प्रयोगों का परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बालकों के मन और मस्तिष्क में छोटे छोटे संस्कारों से आगे बढ़ने लगी। उनकी चित्त वृत्ति पर, उनके मन मस्तिष्क पर इन संस्कारों का बीजारोपण हुआ। आज अनेक बालक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, कंपाउंडर, पुलिस में, ऐसे अनेक सरकारी सेवाओं में आए हैं। एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़े हैं। तो समाज के लिए कुछ देने का भाव और देश के लिए जीने का संकल्प मन में लेकर के पूर्णकालीन समाज को समर्पित होने वाले कार्यकर्ता भी इसमें से मिले हैं। 2005 में बाल संस्कार केंद्र के रूप में महिला समिति ने एक प्रयास प्रारंभ किया। खेरवाड़ा तहसील को केंद्र बनाकर उस गांव में 8वीं से लेकर BA MA तक की पढ़ने वाली युवा वनवासी बहनों का चयन किया, उनको 7 दिन का प्रशिक्षण दिया और उन्होंने लौटकर अपने गांव में 6 से 14 वर्ष के बालकों को एकत्र करके बाल संस्कार केंद्र के रूप में शिक्षण और संस्कार दोनों की प्रक्रिया प्रारंभ की। छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, खेल के माध्यम से, चित्रकला, चित्रकारी के माध्यम से, देशभक्ति के गीतों के माध्यम से और साथ में कुछ गिनती, पहाड़े, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए ये संस्कार केंद्र चलते हैं। यह सिलसिला 2005 में प्रारंभ हुआ और निरंतर आगे बढ़ता गया। महिला समिति में बहनें जुड़ती गई। ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसी अनेक संचालिकाएं आगे से आगे तैयार होती गई और लगभग 450-500 गांवों तक भी इस प्रकार के केंद्र चले। केवल प्रकल्प चलाना, बालकों को पढ़ाना, कुछ शिक्षा और संस्कार देना, इतना ही नहीं, तो वहां पर ग्राम समिति बन सकती है क्या? ग्राम समिति के माध्यम से कुछ ग्राम के उत्सव हो सकते हैं क्या? सारे गांव के लोग एक साथ मिल बैठ करके कुछ एकत्व का भाव, अपनत्व का भाव, भाईचारे का संदेश सबके मध्य में हो सकता है क्या? तो इतनी सारी जो सरकार की योजनाएं हैं, उन सरकार की योजनाओं को हमारे गांव को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका विचार करना और उन योजनाओं को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन होगी, चाहे कोई राशन कार्ड बनाने का विषय होगा, चाहे और कोई विधवा पेंशन का विषय होगा, ऐसे सब विषयों की चिंता हमारी संस्कार केंद्र को चलाने वाली जो संचालिका है वो करने लगी और शिक्षा के साथ साथ उस गांव में अनेक विषयों को लेकर के संगठन का कार्य चलने लगा। आर्थिक उन्नयन की दृष्टि से कुएं गहरे करना, नदी नालों पर बांध बनाना, तालाब और जलाशय बनाना, यह काम भी चलता रहा। जहां पर दिवाली के बाद जब दूसरी फसल के लिए पानी नहीं होता था तो अपना गांव छोड़ करके किसी शहर के अंदर मजदूरी के लिए लोग चले जाते थे। वो जाते थे तो बच्चे भी उनके साथ चले जाते थे, स्कूल खाली हो जाते थे, पढ़ाई छूट जाती थी। वनवासी कल्याण आश्रम ने इस दर्द को समझा, इस समस्या को समझा और नदी के ऊपर बांध बनाकर पानी उपलब्ध कराया, जिसके कारण से पलायन रुका, दूसरी फसल होने लगी, विद्यालयों का नामांकन स्थिर हुआ, सैकड़ों एकड़ जमीन को सिंचाई मिली और अनेक जनजाति परिवारों की आर्थिक उन्नति होने लगी। उदयपुर जिले में एक क्षेत्र विशेष ऐसा है जहां पर लाखों रुपए का सीताफल होता है।
अजमेर से, अहमदाबाद से, जोधपुर से ठेकेदार लोग आते थे, 2 रुपए किलो में सीताफल खरीद कर ले जाते थे। हमको लगता था ये वन उपज है, इसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। ये 2 रुपए और 4 रुपए में खरीद करके ले जाने का मतलब इनका शोषण है। इतनी मेहनत से इतना जल्दी उठकर जंगल में जाते हैं, तोड़ कर लाते हैं, इतना वजन उठाकर दिन भर सड़क के किनारे बैठते हैं, तब जाकर के कोई और 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए किलो में इसको खरीद करके ले जाता है। यह उनको उचित मूल्य नहीं मिलता, उनके परिश्रम का सम्मान नहीं है। वनवासी गणाश्रम ने सहकारिता विभाग से संपर्क किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, उन्हीं लोगों को, वनवासी बंधुओं को ही उस सहकारिता समिति में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनाया, बैंक में खाता खुलवाया और उन्हीं के माध्यम से 9 स्थानों पर खरीद के सेंटर खड़े किए और प्रारंभ में 10 रुपए किलो के हिसाब से उस सीताफल को खरीदा। सबके लिए आनंद था। वो सीताफल खरीदने के बाद हमको सर्वप्रथम भंसारी ट्रस्ट ने सहयोग किया। उसके बाद हम उसको गुजरात के धर्मपुर में वाडीलाल आइसक्रीम और ईगल आइसक्रीम वालों से संपर्क करके उनको हम सप्लाई करने लगे। एक 2-3 साल ये क्रम चला। फिर ध्यान में आया कि कुछ लोग आए हैं और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम पीछे छोड़ देंगे, इसको हम खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। इस भाव से उन्होंने दाम बढ़ाकर 12 रुपए 15 रुपए किलो किया। अनेक लोग आए, अभी ठेकेदार 15 रुपए किलो में, 12 रुपए किलो में खरीद रहा है। हमने सबको कहा जो अधिक मूल्य देता है वहां जाकर के बेचिए, हमारा उद्देश्य पूरा हो। शोषण से मुक्ति, यही हमारा उद्देश्य था। उचित मूल्य मिलने लगा, हमने अपना एक कदम पीछे किया, क्योंकि व्यापार करना कोई हमारा उद्देश्य नहीं था। और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के समय में जितने भी छोटे किसानों ने सीताफल बेचा था, उन सबका रजिस्टर में नाम होता था। और जब संस्था को पहली बार 1,56,000 रुपए की बचत मिली, तो हमने वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यालय में उस बचत को नहीं रखा। उसको लेकर के हम गए देवला के क्षेत्र में, उन सब किसानों को एकत्रित किया, उन वनवासी बंधुओं को एकत्रित किया, जिसका जितना सीताफल थे, जितने कैरेट थे, जितने किलो उनका सामान था, हमने उसको उसके परिमाण में उतना ही मुनाफे का पैसा उनको देना प्रारंभ किया। एक 65 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति आकर मेरे हाथ पकड़ता है और कहता है, बाबू साहब, संस्थाएं तो बहुत देखी है, किंतु पहली बार कोई संस्था देख रहा हूं जो अपना मुनाफा हम लोगों के बीच में बांट रही है। वनवासी कल्याण आश्रम ने इन वनवासी बंधुओं के आर्थिक उन्नयन के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर में जाकर के भी इस प्रकार का एक विशेष प्रयास, एक विशेष प्रयोग किया। एक और प्रयोग किया, लगभग 5-7 साल पूर्व एक ही गांव की 20 बहनों को चुना, 7 दिन का उनको प्रशिक्षण दिया, जूट के ऊपर कसेदीकारी के रूप में, एम्ब्रॉयडरी के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार की डिजाइनों का अभ्यास उनको करवाया। पर्स बनाना है, मोबाइल कवर बनाना है, ऑफिस फाइल बनाना है, बैग्स बना सकते हैं, ऐसे अनेक प्रकार की चीजें उनको सिखाई। वो सब हाथ का बना हुआ जूट पर सामान तैयार होने लगा। बहनें उत्साह से काम सीखकर आगे बढ़ती गई, घर बैठे उनको रोजगार मिल गया। आज उस प्रकल्प के अंतर्गत 17 गांव की 222 बहनें काम कर रही हैं। नरेगा में जाती होगी, खेती बाड़ी का काम करती होगी, अपनी घर गृहस्थी संभालती होगी। ये सब करने के बाद भी जब जितना जैसा समय मिला अपने घर में बैठ करके काम करना,
और जब काम पूरा होता है तब उसको कार्यालय में दे करके अपना पैसा लेकर के चले जाते। क्षेत्र के अंदर ऐसे कुछ समस्याग्रस्त क्षेत्र भी है जहां पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। उन समस्याओं को समाधान करना है, समाज को आत्मविश्वास के साथ खड़ा करना है, स्वाभिमान और स्वावलंबन के रास्ते पर उसको आगे चलाना है। वनवासी कल्याण परिषद ने परियोजनाओं का सहारा लिया। इसी उदयपुर जिले के बागपुरा क्षेत्र में एक 100 गांवों को लेकर परियोजना बनाई, जिसका उद्देश्य था कि हम सघन काम करेंगे, सब प्रकार का काम करेंगे, उस समस्या में से इस क्षेत्र को निकाल कर बाहर करेंगे। युवक जुड़े, महिलाएं जुड़ी, संत भगत लोग जुड़ गए, किसान जुड़े, पढ़े लिखे युवा जुड़े, कर्मचारी जुड़े, सब प्रकार के लोग उस सघन काम के साथ में जुड़ते चले गए। कारवां बढ़ता गया। आज हम कह सकते हैं कि अनेक समस्याओं में से समाधान मिलना प्रारंभ हुआ है। वनवासी कल्याण आश्रम खेल के क्षेत्र में भी काम करता है। छोटे छोटे गांवों में खेल केंद्रों के माध्यम से युवकों को जोड़ना, छोटी छोटी प्रतियोगिताएं खड़ी करना और उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन प्रतिभाओं को अवसर उपलब्ध कराना। हमने कोटला के क्षेत्र में एक विशेष प्रयोग किया। उस क्षेत्र में विशेष रूप से फुटबॉल की मान्यता है। गांव गांव में फुटबॉल के खिलाड़ी भी मिलते हैं, फुटबॉल का खेल शौक से चाव से खेलते हैं। हमने उसी को समझ करके उस क्षेत्र के अंदर फुटबॉल के प्रतियोगिता प्रारंभ की। आज लगभग 30, 32, 35 गांव तक की टीमें वहां पर आती हैं। मकर संक्रांति के उत्सव पर 5 दिन तक वो आयोजन होता है और उन 35 गांव की टीम में खेलने वाले युवा खिलाड़ियों की संख्या भी पर्याप्त हो जाती है, तो देखने वालों की संख्या भी 5000, 7000 तक होती है। एक मेले का सा आयोजन होता है, खेल होता है, खेल के साथ देशभक्ति के गीत होते हैं, कोई बौद्धिक प्रवचन होता है, जिसके माध्यम से इन खिलाड़ियों को देशभक्ति के विचार के साथ जोड़ने का काम भी वनवासी कल्याण आश्रम कर रहा है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में लगभग 7 फीट रुद्राक्ष का एक शिवलिंग बना है। अनेक लोगों के मन में उत्साह, रुद्राक्ष का शिवलिंग और फिर उसके अभिषेक के लिए हमारी प्राथमिकता। जो समय बताते उस समय से पूर्व ही नहा धोकर तैयार होकर बहुरंगी परिधान पहनकर यज्ञ करने के लिए, उसका अभिषेक करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। अपने आप को धन्य समझते हैं, आनंदानुभूति करते हैं। हमने उस अवसर पर भी अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। शायद उस कुशलगढ़ की धरती पर यह पहला अवसर होगा कि जब एक प्रकार के साड़ियां पहन करके लगभग 2100 वनवासी बहनें मां गंगा की यात्रा लेकर, कलश यात्रा लेकर के शोभा यात्रा के रूप में चली। मातृ सम्मेलन हुआ। स्वाध्वी हेमा सरस्वती जी ने अपने प्रवचन से सब बहनों को लाभान्वित किया। एक दिन हमने जनजातीय युवकों का सम्मेलन किया। 2,500-3 हजार युवा वहां पर एकत्र आया। उनके बीच में आज के युवक को अपने इस जनजातीय क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार सोचना चाहिए, क्या आवश्यकता है, आज उस प्रकार के विषयों को लेकर के उनके बीच में चर्चा हुई। सात्विक शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए हम अपना योगदान दे सकते हैं और ऐसी असामाजिक ताकतों को रोकने के लिए, खदेड़ने के लिए हम चट्टान बनकर खड़े हो सकते हैं क्या? इस प्रकार का आह्वान
उन युवकों के बीच में हुआ। हमने एक दिन संत भगत सम्मेलन किया, लगभग 1500 संत वहां पर एकत्र आए। पूज्य सुरेशानंद गिरी जी महाराज के नेतृत्व में उन संतों के बीच में धर्मांतरण जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई। हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए भक्ति भाव से इस भगत परंपरा को आगे बढ़ाकर इस समाज को जागरूक कर सकते हैं क्या, संगठित कर सकते हैं क्या, हमारा समाज जागरूक और संगठित होकर अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है क्या, हम समस्याओं और चुनौतियों को समझकर मात दे सकते हैं क्या। इस प्रकार का उन संतों के माध्यम से एक जन जागरण का शंखनाद सुरेशानंद गिरी जी की ओजस्व वाणी से वहां पर हुआ। जब उस कार्यक्रम के समापन का दिन था तो लगभग 10,000 लोग वहां पर उपस्थित थे। वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगदेव जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश कुमार जी, पूज्य सुरेशानंद गिरी जी, ऐसे समाज के लिए ही जिन्होंने जीवन समर्पित किया है, ऐसे अनुभवी लोगों के प्रवचन वहां पर हुए। अनेक लोग प्रेरित हुए, सबके मन के अंदर हजारों हजारों लोगों को वो दिया गया। अनेक लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने गले का क्रॉस उतारकर रुद्राक्ष धारण किया और भगवान शंकर को अपना आराध्य मानकर अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे ले जाने का संकल्प किया। समाज संगठन के विराट स्वरूप का दर्शन लेकर आत्मविश्वास से ओतप्रोत समाज खड़ा होना चाहिए। और इसके लिए हमारे मन के अंदर एक विचार आया, क्या हम विराट स्वरूप का दर्शन करा सकते हैं क्या? प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रणा हुई। सब कार्यकर्ताओं के उत्साह में से एक कार्यक्रम का प्राकट्य हुआ। उसका नाम रखा गया राष्ट्र शक्ति सम्मेलन। लक्ष्य रखा गया 1 लाख वनवासी बंधुओं को उदयपुर शहर के अंदर एकत्र करेंगे, एक विराट स्वरूप का दर्शन होगा, बहुरंगी परिधानों से सुसज्जित होकर लोग उदयपुर पहुंच चुके हैं। उदयपुर शहर को नगर के लोगों ने सजाया है। तू मैं एक रक्त। ये जो वनवासी क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं, ये कोई और नहीं है, हमारे अपने हैं। उनका हम स्वागत करेंगे। सड़कों पर भीड़ उमड़ी है, तोरण द्वार सजाए हैं, स्थान स्थान पर पुष्प वर्षा की व्यवस्थाएं की है। 7 स्थानों से शोभा यात्रा निकली है। 7 शोभा यात्राओं के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लोग हैं। चौराहे पर 2 शोभा यात्राएं मिलती है, किसी चौराहे पर 3 शोभा यात्राएं मिलती है। एक पवित्र गंगा के समान शोभा यात्रा चल रही है। जहां चौराहे आते हैं वहां उनका मिलन होता है, मिलकर आगे बढ़ती है और अपने गंतव्य पर पहुंचती है। वहां एक विशाल महासंगम का स्वरूप है। 7 शोभा यात्राएं मिली हैं। जहां पर 7 शोभा यात्राएं मिली है वहां पर शंखनाद हुआ है, घंटे घड़ियाल बजे हैं, पुष्प वर्षा हुई है। हर्षद ध्वनि भारत माता की जयकारों से सारा गगन गुंजायमान है। एक विशाल सभा का आयोजन है। तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूज्य सुदर्शन जी, अवधेशानंद गिरी रामदयाल जी महाराज, महंत अच्युतानंद गिरी जी, वैनेश्वर धाम, ऐसे अनेक संत महात्मा सामाजिक कार्यकर्ताओं के उपस्थिति में किसी एक गांव के अंदर बैठकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस प्रकार की अनुभूति देने वाला मंच सजा है। लगभग 2 घंटे की सभा इतने शांतिमय वातावरण में संपन्न हुई है। शोभा यात्रा और सभा होने के बाद बिना चूल्हा जलाए 1 लाख लोगों को भोजन कराकर उदयपुर वासियों ने
भावपूर्ण विदाई दी है। बंधु, वनवासी कल्याण परिषद का यह काम समाज आधारित काम है। समाज के ही सहयोग से यह काम चलता है। अगर वनवासी क्षेत्र में किसी भी कारण कुछ अभाव है, कुछ कमी है, तो हम सब लोग मिलकर उसको पूरी करेंगे। यह हमारा दायित्व है, यह हमारा कर्तव्य है। इस भाव के साथ नगरीय समितियों ने सब प्रकार से संसाधन जुटाए हैं, आर्थिक सहयोग किया है। वन यात्रा मेवाड़ दर्शन के माध्यम से तू में एक रक्त की अनुभूति हुई है, किंतु इसमें भी एक नवीन प्रयोग जोड़ा गया। जिस क्षेत्र में ये काम चल रहा है, जहां दर्द है उसकी दवा वहां भी मिल सकती है, और इसलिए उसी क्षेत्र में हम वन मित्र योजना के आधार पर कुछ साधन संग्रह कर सकते हैं क्या? पूर्व छात्र होंगे, पूर्व खिलाड़ी होंगे, पूर्व कार्यकर्ता होंगे, कोई छोटी पान की दुकान करने वाला होगा, कोई छोटी चाय की दुकान लगाने वाला होगा, कोई छोटा कर्मचारी गांव में रहता होगा। इनको भी हम आह्वान कर सकते हैं क्या? इस क्षेत्र में चल रहा है यह सामाजिक कार्य, इस राष्ट्रीय यज्ञ में आप अपनी कुछ आहुति डाल सकते हैं क्या? वन मित्र बनकर के इस कार्य को आप कुछ सहयोग दे सकते हैं क्या? इस भाव से वन मित्र योजना का प्रारंभ किया। सबसे पहले संकोच था मन में, ऐसा होगा क्या, कभी किया नहीं है, कितना होगा। और इसलिए पहले साल ध्यान में आया कुछ 500-700 लोगों से हम कुछ 2.5-3 लाख रुपए इकट्ठा कर पाए, और आज ऐसा ध्यान में आता है लगभग 25-30-35 लाख तक राशि के रूप में धन संग्रह केवल वनवासी क्षेत्र से हो जाता है। यह वनवासी कल्याण परिषद राजस्थान की एक अनूठी पहल थी, और इस वन मित्र योजना के अंतर्गत वनवासी क्षेत्रों से भी धन संग्रह करने का यह प्रयोग पूरे देश के लिए दिशा बना है। पूर्णकालीन कार्यकर्ता परिवार सहित रहने वाला कार्यकर्ता है, और इसलिए इनका परिवार सहित कोई 3 दिन का, 4 दिन का कोई यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है क्या? कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, कोई ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा हो सकती है, कोई अपने सामाजिक कामों को देखने, समझने और नवीन प्रयोग की भूमिका को प्रत्यक्ष अनुभूत करने की यात्रा हो सकती है। हमने उस प्रकार की यात्राओं के आयोजन किए। पहली यात्रा राजस्थान में की, ऐतिहासिक स्थानों पर ले गए, सबको बहुत आनंद हुआ, एक दूसरे से परिचय, मेलजोल बढ़ा। अनेक हमारी बहनें जिनको वनवासी कल्याण शब्द क्या है इसकी ठीक से जानकारी नहीं थी, उनको जानकारी हुई। ये पारिवारिक संगठन है, इसकी अनुभूति हुई। उसके बाद हमने ब्रज क्षेत्र की धार्मिक यात्रा की। फिर हम चित्रकूट ले गए। नानाजी देशमुख ने उस चित्रकूट के ग्रामीण इलाकों में जिस प्रकार का एक ग्राम विकास का मॉडल खड़ा किया है, उस गांव को समझने के लिए 3-4 दिन तक चित्रकूट के गांव में हमारे पूर्णकालीन कार्यकर्ता परिवार सहित रहे। अनेक कार्यकर्ता बहनों को, अनेक कार्यकर्ता भाइयों को, यह हमारा पारिवारिक संगठन है, और संपूर्ण देश में इसी भाव से यह काम चलता है। हम जहां भी जिस प्रांत में गए, वहां के कार्यकर्ता ने उसी अपनेपन और आत्मीयता से हमारा स्वागत किया और हमें अपनेपन की अनुभूति दी। वनवासी कल्याण श्रम का काम किसी साधारण एनजीओ जैसा काम नहीं है। वनवासी कल्याण श्रम का काम अपने धर्म, संस्कृति, परंपराओं का रक्षण करते हुए अपने समाज बंधुओं के बीच में अपनत्व और एकत्व का भाव स्थापित करने का काम है। इसी से हमारी देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रह सकती है। इस एकात्मता के भाव को लेकर चलने वाले काम के साथ अनेक परिवार जुड़ते चले। पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं के परिवारों में भी उस प्रकार के संगठन के प्रति और इस विचार और उद्देश्य के प्रति एक अपनत्व का भाव जागृत हो गया। इस प्रकार के अनेक प्रयोगों के माध्यम से कार्यकर्ताओं में उत्साह, कार्य का विस्तार, कार्य का दृढ़ीकरण और सभी कार्यकर्ताओं को कुछ नवाचार, कुछ नया करने का एक सृजनात्मक दृष्टि
उनको इसमें से भेजिए। प्रयोग तो बहुत सारे हुए हैं, समय की मर्यादा है, किंतु इन सब प्रयोगों के पीछे जो कार्यकर्ताओं का मनोयोग है, जो कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, जो कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव भूमिका है, वह स्तुति योग्य है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को इस सारे कार्य विस्तार के विविध प्रयोगों के सफल आयोजन का श्रेय देता हूं और उन्हीं कार्यकर्ताओं के आधार पर यह सब हो सका, इसके लिए उनको धन्यवाद करता हूं और यहीं पर अपनी बात पूरी करता हूं। जय भारत, जय हिंद।